देखो अगला जो हमारा जो टॉपिक बचा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंटम से। ठीक है, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज। किसी ऑब्जेक्ट की क्या मोशन उसकी क्वांटिटी बताता है, ये समझ में आ रहा है, उसे कहते हैं हम लोग मोमेंटम। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मोमेंटम क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब एक आगे जाके ना एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, इम्पल्स हमने बताया था फोर्स इंटू टाइम होता है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए ये एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा आपको मोमेंटम क्या है। इवन स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेटर वेलोसिटी। क्या होता है, ग्रेट वेलोसिटी होती है। कैसे, आपने देखा होगा एक छोटा सा बुलेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक इंसान को मार के ख़त्म कर देता है। समझ में आ रहा है क्यों। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, ये रहा बुलेट आपका, समझ में आ रहा है। अगर इसी बुलेट को आपको ऐसे मारेंगे चला के तो लगेगा चोट आपको, नहीं लगेगा। तो इसका मास मान लो हम कम है, मास तो कम है बट इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर इसी को ज़्यादा स्पीड के साथ मारेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, इंजर्ड कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही सेम प्रोसेस होता है गन फायरिंग में। उसका बुलेट का वजन ज़्यादा नहीं होता है बट वो कितना फास्ट जाता है देखियो ना, जाने के बाद आपकी बॉडी को होल करके निकल जाएगा। समझ में आया, ब्रेन में मारो, इधर से मारोगे इधर से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आया कि नहीं। आप कोई आ रहा है, हम उसको एक झापड़ ऐसे मारते हैं धीरे से, एकदम हल्का स्पीड से, आप किसी को खूब तेज मारे, किसको चोट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, या तो आपको वेलोसिटी बढ़ जाए या तो मास बढ़ जाए, तब आपको उतना मोमेंटम आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। अब एक बात बताओ, अब अगर कोई आपके पास मोबाइल पे फ़ोन करे कि किसी को, कोई इंसान जा रहा था उसके ऊपर साइकिल गिर गया, साइकिल कोई लड़का था साइकिल से उसको मार दिया, तो आप क्या सोचोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे क्या। क्यों टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि साइकिल की वजन कितनी होगी और साइकिल का स्पीड कितना हो सकता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, इतना होगा कि वो इंसान सह सकता है उस नुकसान को। समझ में आ रहा है कि नहीं, चोट लगेगा मगर उससे उसका डेथ नहीं होगा। समझ में। अब वही सुने हो कि कोई बेचारा रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक उसको मार दिया। अब दिमाग में क्या आता है कि पता ना बच्चा कि गया। क्यों, क्योंकि ट्रक की स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है और उसका वजन तो ऑलरेडी है ही है, या धीरे धीरे कहीं सड़क के आप मतलब पीछे बैक कर रहा हो, आप नीचे पड़ गए तो चढ़ा दिए, तभी भी आपको उसका वजन क्या है, ज़्यादा है, जिसको से वो मर भी जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, जो मेन डिपेंड होता है वो मास इंटू वेलोसिटी पे होता है। बात समझ में आ रही है, इसी से पता चल जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ hitting by a moving object such as stone, pedals or anything because of the momentum of the object। ठीक है, ए पर्सन क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करता है। कोई चीज चलते हुए आ रही है, आप उसको हिट करोगे तो क्या होगा, इंजर्ड हो जाते हो, क्योंकि उसकी भी वेलोसिटी होती है, उसका मास होता है, इसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका मोमेंटम भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सुनो, ए पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन इट हिट बाय अ मूविंग व्हीकल्स। आपने सुना ना, अभी बताया था एग्जांपल, कोई व्हीकल चल रही है और वो मूविंग कर रही है, उससे अगर हिट होता है तो उसको ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, बिकॉज मोमेंटम ऑफ द व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। क्या है, उसका हैवी मास और वेलोसिटी को उससे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स लगा है उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, जो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स लगा है उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट ऑफ मोशन दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये फोर्स के बराबर होगा बट इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होगा? मास के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इफ एनी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, क्या है? हमेशा रेस्ट में रहेगा। अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू, जब तक हम बाहरी फोर्स उस पर ना लगाएं तब तक वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे ही एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन अनटिल, अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर बाहरी फोर्स ना लगाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट इन द चेंज ड्यू चेंजिंग देयर स्टेट, सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? चेंज, उनका स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली, अगर उसका पोजीशन चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? पढ़ाया था ना फोर्स, तो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए सेकेंड लोग क्या बोल रहा है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या बोल रहा है जी? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा तो मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर दिए तो अलग जब पता चल जाएगा कि फोर्स कितना हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए फोर्स का साइन क्या होता है जी? न्यूटन होता है। अगला ये फोर्स और मोमेंटम, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां दिखा है फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, फोर्स कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना तो वहां भी एग्जिस्ट करता है फोर्स। ठीक है, मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो, वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वहां पे मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। कैसे जीरो होगा आइए देखते हैं। P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई है तो मास तो कभी कम होगा क्या? मास तो कभी कम नहीं होगा, बट वो रुक गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी नंबर को जीरो से हम जब मल्टीपल करते हैं तो पूरा क्या होता है? जीरो ही आ जाता है। इसीलिए मोमेंटम जीरो हो जाता है बट फोर्स जीरो नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? एक्सीलरेशन पे। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। और यहाँ पे क्या है? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यहाँ पे मोमेंटम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। यहाँ इनवर्सली है, यहाँ पे डायरेक्टली है। ठीक है, फोर्स रिमेन कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम चेंज विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम चेंज होता रहेगा, ये कम नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आइए ये अगला कुछ हमारे इंपोर्टेंस दिया हुआ है। देखिए व्हाई डज फिडलर पुल हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल होता है ना तो फील्डर जो होता है वो क्या करता है? जब बॉल आता है तो ऐसे करके रोकता है क्या? नहीं ना, वो पीछे बॉल को खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि टाइम बढ़ाने से मोमेंटम कम हो जाएगा, वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे द फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड टू इंक्रीज द टाइम, क्या होता है? जब पीछे खींचेगा ना तो टाइम बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम बढ़ जाता है। ओवर द विच द बॉल्स मोमेंटम डिक्रीज टू द जीरो, जिसका मोमेंटम क्या होता है? कम हो जाता है, जीरो तक आ जाता है। तो उसको चोट लगेगा? नहीं लगेगा। दिस रिड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, यही क्या करता है? बॉल का एक्सेलरेशन को कम कर देता है। डज द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट
विच हेल्प इन द रिड्यूसिंग द चेंज ऑफ इंजर्ड, जिसके वजह से उसको इफेक्ट नहीं पहुंचता और वो बच जाता है उसका। हाँ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। मान लो वहां से आ रहा है तो उसको टाइम जब लगेगा खींचने में, ठीक है, जब टाइम लगेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज कर जाएगा, तो उसको जो इंजर्ड करने का जो फोर्स आ रहा था ना वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। एक्सीलरेशन कम पड़ेगा तो फोर्स भी तो कम होता है कि नहीं, तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कम होगा तो उसका फोर्स भी कम लगेगा, जिसको से उसके बाद हाथ पे चोट नहीं लगते। आपको देखते हो स्कूल में जब टीचर मारते हैं तो हाथ को सीधा रखते हो पीछे तो खींचते हो, क्यों, ऐसे सीधा रखोगे तो तेज चोट लगेगा, पीछे खींचोगे तो क्या होगा, मोमेंटम जीरो हो जाता है। समझ में, एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो आपको फोर्स कम लगता है। समझ में, फोर्स कम लगेगा तो आपको इम्पैक्ट भी हाथ पे इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कभी भी एथलीट जो कूदते हैं टाइल्स पे नहीं कूदते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा वो जमीन खोदा हुआ होता है उस पर कूदते हैं, क्यों कि उस पर जब पैर जाएगा ना थोड़ा दूर सरक के जाता है उसके अंदर तो घुसेगा। समझ में, जिसको उससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाती है। समझ में आया, तो वही बोला है, वाई आर एथलीट इन हाई जंप इवेंट मेड टू फॉल ऑन क्यूसाइंड और सेंड बेड। सेंड बेड क्यों बना के रखते हैं, क्यों बालू कूदते हैं, टाइल्स पे क्यों नहीं कूदते हैं, क्यों, सुनो, एथलीट फॉल ऑन द सेंड बेड टू इंक्रीज द टाइम, टाइम बढ़ जाता है, ओवर देयर मोमेंटम डिक्रीज टू जीरो, कहाँ आता है, जीरो तक आ जाता है घट के, दिस इसी को से रिड्यूस हो जाता है क्या, मोमेंटम, द फोर्स इंपैक्ट क्या होता है, मिनिमाइज होता है और आपको कम से कम चोट लगता है और कम से कम लगता है। समझ में आया कि नहीं। अगला ये देखिए क्रेटा में, वाई डज अ क्रेटा प्लेयर यूज अ क्विक पावरफुल स्ट्राइक टू ब्रेक अ स्लेब ऑफ आइस, जब आइस का स्लेब तोड़ना होता है तो क्यों एकदम हाई फास्ट में मारता है, क्यों मारता है जी, तो देखो a क्रेटा प्लेयर यूज अ क्विक पावरफुल स्ट्राइक टू अचीव अ हायर एक्सीलरेशन, जब तेज मारेगा तो एक्सीलरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑफ द फर्स्ट विच जनरेट लार्ज फोर्स, जब ज्यादा तेज से मारेंगे तो क्या होगा, लार्ज फोर्स जनरेट करेगा, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस फोर्स इज सफिशिएंट टू ब्रेक ए स्लेब, उस स्लेब को तोड़ने के वो फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा और उसी फोर्स से मारेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, हाँ कराटे तो लिखा ही है, तो कराटे से ही तो मार रहा है, आइस को तोड़ रहा है, आइस यहाँ पे लगना चाहिए। चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये सब एग्जाम में पूछेगा। थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो भी करोगे उसका उल्टा पाओगे, जैसे करनी वैसे भरनी। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे देखो न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट टू एवरी एक्शन दैट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप बॉल को दीवार को मारोगे तो दीवार भी बॉल आपके तरफ मारेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन मिलता है। समझ में आया, चलो, व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर बॉडी, जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, द फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स, वो भी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वाइल इज एक्सर्ट, यहाँ भी उनको उल्टा फोर्स लगता है, ठीक है। हमने आपके ऊपर F1 लगाया, हमने दीवार को बॉल से दीवार को मारा, ठीक है, अब हम बॉल लेके दीवार पे मारेंगे तो ये F1 हमने फोर्स लगाया, अब दीवार से भी तो उधर से बॉल लड़के आएगा तो वो क्या होगा, F2, तो ये प्लस का वो माइनस का। समझ में, क्या चीज, ठीक है, समझ में आया। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, जैसे हम लोग देखो जब चलते हैं तो एक हाथ आगे जाता है तो एक हाथ किधर जाता है, किसी को देखे इसी से चलते हुए नहीं चलता है, एक पैर आगे एक पैर नीचे जाता है तो एक पैर ऊपर आता है कि नहीं आता है, ये दोनों पैर एक पास रख के चलता है, तो एक्शन उसका रिएक्शन, फिर ये एक्शन फिर रिएक्शन। समझ में आ रहा है, तो आगे देखो कितने सारे इसके, ये देखो, when they both player get hurt when they collide while playing football, जब दोनों फुटबॉल खेलते आपस में लड़े हैं तो ये इस पे फोर्स लगाए तो ये इस पे, तो दोनों इंजर्ड होते हैं। समझ में आया कि नहीं,
कि दोनों को बराबर चोट लगता है। समझ में आया? देखिए, both player get hurt because according to the new third law of Newton each player exert an equal opposite force to other। एक दूसरे पे opposite force लगाए। बात समझ में आई कि नहीं? This action and reaction of force is equal to magnitude। किसके बराबर? magnitude, but opposite in direction resulting in the both player feeling the impact। दोनों को प्रभाव ये महसूस होगा। ये देखो, ये इस पे मारा तो इनको भी चोट लगेगा, फिर ये इनको मारे तो इनको भी चोट लगेगा। दोनों को एक्शन और रिएक्शन बराबर होगा, इसलिए दोनों को इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आए कि नहीं? आप किसी को हाथ से किसी को मारना, तो उसको मारोगे तो आपको भी चोट लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। सेकंड, जब हम चलते हैं तो देखो, व्हेन यू पुश द ग्राउंड बैक व्हेन दे ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड, जब हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हम ये इसको क्या करते हैं? पीछे की तरफ। ये देखो, एक पीछे तो ये ऊपर, फिर ये आगे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। चलता है कि नहीं चलता है? किसी को टक 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 करते हुए देखा है चलते हुए? नहीं ना। चलो, व्हेन यू ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड यू पुश ग्राउंड बैकवर्ड, जब आप आगे तरफ चलना शुरू करते हो ना, तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ ढकेल देते हो। पता है कि नहीं है? तो ग्राउंड आपको आगे ढकेल देती है। समझ में है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ टू गेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट इन द रिएक्शन फोर्स यू फिट यू प्रोपोर्ली टू वर्ड, इसीलिए तुम आप क्या करो तो फॉरवर्ड चलना शुरू कर देते हो। समझ में यार? पहाड़ पे चढ़ते हो तो एक उसको ऐसे करके दबाते हो, तभी तो ऊपर आगे चढ़ते हो। समझ में आया कि नहीं? आ जाओ, ये देखो, व्हाई डज ए गन रिक्वायर व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड। ठीक है, देखो, व्हेन, इसमें क्या होता है ना, ये जो गन है, जब गन को आप फायर करोगे, ठीक है, तो जित स्पीड से जाएगा, मोमेंटम से जाएगा, निकलेगा, ठीक है, बुलेट निकलेगा, तो उसी मोमेंटम से आपको पीछे की तरफ फोर्स भी लगाता है। तो इसीलिए ना, जिसको एक्सपर्ट नहीं होता ना, हाथ से निशाना मारोगे इधर छलक जाता है, इधर, समझ में है कि नहीं, निशाना हट जाता है। अब इसीलिए इस पर रख के आप बैठा के तब मारा जाता है। अगर पूरा आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे सोचोगे, ऐसे करके चला तो नहीं चल पाएगा, आपसे मारेगा तो ऐसे हट जाएगा हाथ। समझ में आए कि नहीं? तो जिस फोर्स से आगे जाएगा ना, उतना फोर्स पीछे भी लगाता है। समझ में आए कि नहीं? यही वजह होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और नहीं तो अगर सही से नहीं किया ना, तो कंधा अगर कंधे पर रख के चला रहे हो, पहले बार दें तो पूरा ये पता चले ये बुलेट तो आगे चला गया, कंधा आपका पीछे चला गया, टूट जाएगा यहीं से। समझ में आया? तो जितना स्पीड से, जितना मोमेंटम से आगे जाएगा ना, उतना ही पीछे भी फोर्स लगाता है। ठीक है ना? ऐसा कॉइल वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही बोल रहा है, व्हेन गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट पे तो फॉरवर्ड फोर्स लग जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। एंड द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। अब ये आगे जा रहा है ना, तो बुलेट अब इस गन के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस रिएक्शन ऑफ द गन कॉइल बैकवर्ड, इसीलिए गन का जो कॉइल होता है बैकवर्ड होता है। द डिफरेंस इन द मास बिटवीन द गन एंड द बुलेट रिजल्ट इन द डिफरेंट एक्सेलरेशन। क्या होता है? दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होती है। ठीक है, बट ये याद रखिएगा, जितना इधर फोर्स लगा रहा है उतना ही इधर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। चलिए, अब देखो, कभी ऐसे नाव पैर से ऐसे टेबल पे आना, जैसे यहाँ पैर रखोगे ना, ये पीछे की तरफ चला जाएगा, तुम आगे आ जाते हो। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी और देखो, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो पानी हमको कहाँ भेजता है? नाव चलाए, नाव देखो कैसे चलती है, ऐसे करते पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो हमको पानी कहाँ फेंकती है? आगे की तरफ। ये काम होता है। समझ में आया? बैलून को आप दबाइएगा तो फिर वो कैसे इसे बाहर की तरफ फेंकता है कि नहीं फेंकता आपके हाथ को? तो ये सब यही इसी का थर्ड लॉ है। समझ में आया कि नहीं? तो स्विमर है, देखो क्या कर रहा है, स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड, ये पानी को पीछे किधर कर रहा है? बैक की तरफ कर रहा है। देयर आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथों और पैरों से। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ वाटर एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स एंड अपोजिट फोर्स ऑन द स्विमर, इस स्विमर पे अपोजिट फोर्स। ये पीछे की तरफ उसको कर रहा है, तो पानी किसको? इसको आगे भेज दे रही है फोर्स लगा के। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ये लास्ट है। चलो देखो, ये जो है, व्हाई डज रॉकेट मूव अपवर्ड व्हेन इट लॉन्च।
जब लॉन्च करते हैं तो रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जाता है? तो यहाँ देखो जल रहा है ना कुछ, ठीक है। देखो ए रॉकेट मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट एक्सपेल्स गैस डाउनवर्ड। ये ऊपर जा रहा है तो इसकी गैस कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए रॉकेट ऊपर की तरफ भग रहा है। समझ में आया? हाँ, यही वजह होता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ गैस पुश बैक ऑन द रॉकेट विच इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काजिंग द रॉकेट एक्सेलरेट अपवर्ड। इसीलिए एक्सेलरेट अपवर्ड होता है। ये देखना जहाँ पे लॉन्च होता है ना, वहाँ पर कितनी सारी गैसेस एक ही बार नीचे की तरफ छूटती हैं, और वो इसको क्या करती है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा देती है, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। समझ में आया कि नहीं? इस तरह लॉन्च होता है। Why is difficult to walk on ice compared to the rough surface? रफ सरफेस पे आसानी से हम लोग चल लेते हैं, आइस पे चल पाएंगे क्या हम लोग? आसानी से नहीं चलते ना, डिफिकल्ट होता है ना। क्यों होता है? वॉकिंग ऑन आइस डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन। पता है आइस पे फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है बिटवीन द आइस एंड योर शूज, आपका शूज और, इसलिए नोखीले वाले देखिए ना जूते पहन के जाते हैं लोग, इसमें जाए तो फंस जाए, फ्रिक्शन मिलता जाए, चलते जाए। अभी ऐसी जो चप्पल पहने अभी थोड़ा सा कहीं कीचड़ होगा, हम लोग जाएंगे गिरेंगे दूसरे। समझ में आए कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ द रिएक्शन फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द आइस एट द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन द फ्रिक्शन फोर्स विच इज मच लोअर इज आइस और रफ सरफेस। इसलिए क्या होता है, जब आप उस पर लगाओ तो वो भी आपको लगेगा, सरका देगा, ठीक है। इसलिए आपको अगर नोकीला रखोगे तो उतना वो भी फोर्स लगाएगा तो कोई आगे बढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे ओवर हो गया। समझ में आया? न्यूटन का थर्ड लॉ समझ में आ गया ना? हाँ।